नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास का विशाल खंड प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है और इसी में से एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अक्सर हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो सभ्यता है वो अपनी शहरी नियोजन प्रणाली और संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन अभी भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको समझने में हम असमर्थ हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां की लिपि। वहां की लिपि को हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी विषय पर आधारित है, हड़प्पा लिपि को लेकर के कि आखिर ये न्यूज में क्यों बना है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज कवर करी है कि व्हाट वाज द हड़प्पन लैंग्वेज कल्चर मिनिस्ट्री टू होल्ड मीट ऑन स्क्रिप्ट। तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि ये जो पूरा टॉपिक क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि संस्कृति मंत्रालय जो है वो हड़प्पा लिपि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी। लेकिन और ये जो सम्मेलन है वो आपका नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। लेकिन आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हड़प्पा लिपि को डिकोड करना, यानी कि हड़प्पा लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं। तो ये जो मीटिंग होगी उसमें कई सारे जो शोधकर्ता आएंगे वो अपने अपने निष्कर्ष लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर इस लिपि को समझने के लिए हम और क्या कर सकते हैं और किसने क्या क्या अपने शोध किए हैं। ये जो पूरा समिट है वो 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 20 शोध पत्र जो हैं वो प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्होंने अपने दावे दिए हैं कि भाई ये जो लिपि है वो कौन सी सभ्यता या कौन सी लिपि से संबंधित है। तो एक बार हम इस पे नजर डाल लेते हैं। तो प्रकाश सलामे जो है उनका ये कहना है कि जो हड़प्पा लिपि है वो गोंडी जो भाषा है, आदिवासियों की जो भाषा है, उससे संबंधित है। वहीं प्रभुनाथ हेम्ब्रोम जो है इनका कहना है कि नहीं, ये जो हड़प्पा लिपि है वो आपकी संताली भाषा से संबंधित है। इतना ही नहीं, ब्रायन की वेल्स ने कहा कि ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे जो भारतीय ग्रंथ हैं उनमें जो लिपि यूज की गई है वही हड़प्पा लिपि में भी उसी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही रविशंकर और फारूक नकवी जो हैं उनका ये कहना है कि जो हड़प्पा लिपि है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर जो है वो हड़प्पा लिपि होती क्या है। तो हड़प्पा लिपि, जिसे हम की सिंधु लिपि के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उपयोग की जाने वाली लेखन प्रणाली है। आपको बता दें कि ये जो लेखन प्रणाली है वो मोहर और मिट्टी के बर्तन पे तरह तरह की कलाकृतियां बनी होती थी और इसी से हम हड़प्पा लिपि को समझने का, हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये जो लिपि है उसमें किसी भी तरह के अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जितनी भी लिपि है उसमें तरह तरह की जो है वो चित्रात्मक और शब्द चित्रात्मक यानी कि चित्र का प्रयोग किया गया। इस वजह से इस लिपि को पढ़ने में काफी मुश्किल आ रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस लिपि में लगभग 400 से 500 प्रतीक यानी 400 से 500 सिंबल है, जो कि समझना काफी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतना समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे अक्सर हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा की जो खोज है वो दया राम साहनी के द्वारा की गई थी। वहीं मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने की थी। और इसके साथ ही जॉन मार्शल जो है वो पुरातात्विक खोजों के महत्व को इन्होंने पहचाना था, यानी कि इन्होंने जो भी पुरातात्विक खोज की थी उसे पहचाना किसने था? जॉन मार्शल ने। और कब? 1924 में। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो 3 काल हैं वो कौन कौन से हैं और कब से कब तक हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक हड़प्पा काल, जो माना जाता है कि 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक ये जो है हमारा वो काल चला था। उसके बाद हमारा आता है परिपक्व हड़प्पा काल, जिसे अक्सर माना जाता है कि 2600 से 1800 तक है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1900 भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा काल, जिसकी जो समयावधि है, जो काल अवधि है वो आपकी 1800 या कहीं कहीं 1900 से 1500 या 1300 ईसा पूर्व तक देखने को मिलेगी। और ये जो आपका उत्तर हड़प्पा काल है इसे अक्सर पतन का काल कहा जाता है, क्योंकि ये जो इस टाइम पर, इसी टाइम पे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अब हम समझ लेते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी किस किस लोकेशन में थी। तो आप ये मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। वर्तमान पाकिस्तान में, और भारत की बात करें तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता था। वहीं अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी हड़प्पा सभ्यता की स्थिति देखने को मिलती है। प्रमुख स्थल की बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, वो आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, बनवाली और सुरकोतड़ा। ये जो सारे लोकेशन हैं आप इनको मैप में भी दे सकते हैं। यहाँ पर सारे लोकेशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं
और देख लेते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी विशेषताएं क्या है, आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्रसिद्ध क्यों थी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो यही है कि वहां का शहरी नियोजन बहुत बढ़िया था, इसके कारण ये सभ्यता काफी प्रसिद्ध थी। शहरी नियोजन में नगर के दो भाग होते थे, एक तो गढ़ होता था और दूसरा होता था बाहरी नगर। अब गढ़ जो होता था वो ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था, यहाँ की यानी कि जो शासन करने वाले लोग होते थे, जो शासक होते थे, वो गढ़ में रहते थे। वहीं बाहरी नगर जो है निचले स्तर पर बनाया जाता था, यहाँ पर जो आम जनता थी वो यहाँ पर रहती थी। यहाँ की सड़कें जो है वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि यहाँ की सड़कें काफी अच्छी थी, सीधी थी सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब अगर घरों के निर्माण की बात करें तो यहाँ के जो घर थे उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही घर में आंगन और कुएं भी देखने को मिलते थे। इसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो फेमस चीज है वो क्या है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो का काफी फेमस था। ये जो है इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलेगी, अन्नागार। अनागार भी बहुत फेमस था और इसका प्रयोग जो हमारे अन्न वगैरह है उनका भंडारण करने के लिए किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस सभ्यता की कृषि के बारे में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी कृषि के लिए भी जानी जाती थी। तो कृषि के में देखें तो गेहूं, जौ, मटर और चावल की खेती ये करते थे। वहीं यहाँ पर हल का उपयोग भी किया जाता था, हल प्रयोग करने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब इसके बाद पशुपालन के बारे में देख लेते थे, आखिर ये सभ्यता की जो इस सभ्यता के लोग हैं वो कौन कौन से पशुओं को पालते थे। तो इसमें बकरी, भैंस, बैल, हाथी, कुत्ते, ऊंट और अन्य जानवर जो है, पशु जानवर जो उनको ये पालते थे। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो एक जगह से दूसरे स्थान पर ये व्यापार करते थे। सिंधु नदी के कारण जो है वो इनका आने जाने का मार्ग काफी आसान हो जाता था, इसलिए व्यापार भी काफी अच्छे तरीके से होता था। यही कारण है कि मेसोपोटामिया के शहरों के साथ भी इनका व्यापार काफी अच्छा था। अब अगर हम बात करें आयात और निर्यात की कि ये कौन कौन से वस्तुओं को खरीदते थे और कौन कौन से वस्तुओं को बेचते थे, तो एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों का ये निर्यात करते थे, यानी कि इन सारी चीजों को ये बेचते थे। वहीं पतले तांबे और कीमती पत्थरों का ये आयात करते थे। आपको बता दें कि ये जो पूरा व्यापार का तरीका था ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी कि मुद्रा प्रणाली पर आधारित नहीं था। जैसे हम अभी कोई वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा को देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा था कि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु देते हैं। तो इस तरीके से ये जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर शिल्प का क्या स्टेटस था। तो शिल्प में औजार, हथियार और आभूषण ये बनाने का कार्य करते थे और इसमें सबसे ज्यादा जो है तांबे का प्रयोग करते थे। और इसके साथ यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनकी एक खास विशेषता थी, उस पर ये लाल और काले रंग के जो है सुंदर तरीके से डिजाइन करते थे, जो कि काफी फेमस है। अब वहीं धर्म की बात करें तो जो ये सभ्यता है उसमें जॉन मार्शल द्वारा धर्म का सबसे पहली बार जो है कि बताया गया था। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मुहर मिली जिसमें कि ये जो देवता है वो योग मुद्रा में बैठे और उनके आसपास कई तरह के पशु हैं। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो देवियों की पूजा है ज्यादा करते थे। इसके अलावा पीपल के वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, यानी कि जो प्राकृतिक देवता हैं उन पर भी ये लोग आधारित थे, उनकी भी ये पूजा करते थे। इतना समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहला रीजन जो है वो जलवायु परिवर्तन का दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मौसम पैटर्न में काफी बदलाव देखा गया। यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसके कारण यहाँ पर खाद्य जो व्यवस्था थी उस पर काफी प्रभाव पड़ा। लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलता था, तो ऐसे धीरे धीरे लोगों की मौत होने लगी। इसके अलावा एक और रीजन दिया जाता है बाढ़ और भूकंप, यानी कि जब मौसम पैटर्न बदला तो ये जो पूरा एरिया था वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था, तो जिसके कारण बाढ़ आई, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हुआ। अब उन लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं था, इसके कारण भी लोगों की मृत्यु होने लगी और धीरे धीरे जो है कि ये सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। इसके अलावा यहाँ की जो पूरी कृषि व्यवस्था थी वो सिंधु और घग्गर, हकरा नदियों पर ही आधारित थी। अब क्या हुआ कि ये जो नदियां हैं इनके मार्ग में परिवर्तन हुआ, तो अब जो सिंचाई वो कर रहे थे वहां पर या तो पानी का फ्लो ज्यादा आ गया होगा जिसके कारण वहां की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, या अगर इनके जो है नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ तो उस एरिया में जो है कि सूखा की स्थिति देखने को मिली होगी, जिसके कारण भी ये सभ्यता जो है वो पतन की ओर गई। इसके अलावा एक जो सबसे मेन रीजन बताया जाता है वो आर्य आक्रमण बताया जाता है कि आर्यों के आने के बाद उन्होंने आक्रमण किया और इस सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि ये जो आर्य आक्रमण है इस रीजन को अभी इतना नहीं माना जाता है, बाकी के सारे रीजन जो है
उनको अभी भी माना जाता था। हालांकि हम श्योर नहीं है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो है ये सभ्यता समाप्त हुई, इस पर अभी भी शोध चल रहा है। और ये जो लिपि है, अगर इसको पढ़ लिया जाता है तो हम हड़प्पा सभ्यता को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इतना समझने के बाद हम देख लेते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में कौन सी पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी? आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी चार्ल्स मैसन, सी राखलदास बनर्जी या डी जॉन मार्शल। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।